नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्य। और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखिए आज पटना में समृद्धि यात्रा के 5वें चरण का समापन करने वाले हैं। सीएम नीतीश की 5वें चरण की समृद्धि यात्रा का आज समापन है और आज पटना और नालंदा को बड़ी सौगात देने वाले हैं। तो पटना और नालंदा को देखिए करोड़ों की सौगात दरअसल आज दी जाएगी। कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन आज करने वाले हैं सीएम नीतीश कुमार। नालंदा को आज 810 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी जाएगी। वहीं पटना की बात करें तो पटना को कुल 1056 करोड़ की योजनाओं की सौगात मिलने वाली है। तो पटना वासियों में काफी ज्यादा खुशी है। और इधर देखिए नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का आज समापन हो रहा है 5वें चरण का। तो ऐसे में तैयारियां विशेष तौर पर की जा चुकी हैं और आज बता दें आपको नीतीश कुमार पहुंचने वाले हैं पटना और नालंदा। यहां पर करोड़ों की योजनाओं की शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। देखिए, दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर के आवास पर बिहार एनडीए के सांसदों के लिए डिनर का आयोजन किया गया, जिसमें कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी शामिल हुए। साथ ही कई सांसद और नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान संजय झा ने कहा कि गिरधारी यादव ने बिहार में एसआईआर से लेकर के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी लाइन से अलग हटकर रुख अपनाया था। अनुशासनहीनता के आरोप में स्पीकर के पास नोटिस दिया गया, जिस पर आगे की कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी विधानसभा में पार्टी के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हुए गिरधारी यादव को पहले भी नोटिस दिए जाने की बात कही। तो दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, कई सांसद और नेता डिनर पार्टी में शामिल हुए थे, जहां बिहार एनडीए सांसदों का ये डिनर था और इसके बाद सियासी हलचल भी अब तेज हो गई है। रामनाथ ठाकुर के आवास पर ये डिनर रखा गया, डिनर पार्टी हुई, जहां पे डिनर में सांसद संजय झा शामिल हुए हैं, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी इसमें शामिल हुए और साथ ही कई सांसद और नेता यहां पर मौजूद थे। इस दौरान संजय झा ने गिरधारी यादव को लेकर के कई बड़ी बातें कही हैं। गिरधारी यादव ने बिहार में एसआईआर से लेकर के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी लाइन से अलग हटकर अपना अलग रुख अपनाया। अनुशासनहीनता के आरोप में स्पीकर के पास नोटिस भी दिया गया है, जिस पर आगे कार्रवाई होगी। पार्टी का स्टैंड था कि एसआईआर बिहार में बिल्कुल सही होना और चुनाव के बाद ये प्रूफ भी हुआ कि सारा एक्सरसाइज हुआ और बिहार में इतना बढ़िया ढंग से पूरा चुनाव हुआ। एक जगह से कंप्लेन नहीं आया, एक जगह से कोई ये नहीं आया कि किसी का वोट जो है कैंसिल कर दिया गया, वोट नहीं दे पाया, उसके खिलाफ भी बोले वो। उसके बाद अभी जो विधानसभा का चुनाव हुआ, अपने बेटे को आरजेडी से लालटेन छाप से लड़वाए हम लोगों के कैंडिडेट के खिलाफ, उसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी से जहां से वो जेडीयू से सांसद है, उसका चुनाव प्रचार किए। उसका सारा एविडेंस जब आया तो कल हमारे पार्टी के जो संसदीय दल के लोकसभा में नेता हैं दिलेश्वर कामा जी, उन्होंने लोकसभा स्पीकर को डिस्क्वालीफाई करने के लिए दिया। अब उनके कोर्ट में है, अब वो सारा एविडेंस देखेंगे, जो फैसला देंगे। विधानसभा के चुनाव में उन्होंने अपने पुत्र को आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ाया और खुद प्रचार में, पूरे चुनाव के प्रचार में लगे रहे। जब पार्टी के पास वह साक्ष्य आया तो उस साक्ष्यों के आधार पर जो एविडेंस आया, उस एविडेंस के आधार पर हमारे संसदीय दल के नेता श्री दिलेश्वर कामत जी ने कल अध्यक्ष जी को दरखास्त दिया है। पार्टी की अनुशासन है, उन्होंने दल के खिलाफ, उम्मीदवार के खिलाफ काम किया तो पार्टी को यह हक है। केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर जी पुनः निर्वाचित हुए हैं और 9 के बाद शपथ लेंगे और इसी उपलक्ष्य में सभी एनडीए के सांसदों को उन्होंने इनवाइट किया था। एक बहुत अच्छे माहौल में हम सबों की आपस में बातचीत हुई और मुझे पूरा विश्वास है कि लोकसभा के दरमियान हम हर बार जैसे मिलते हैं वैसे ही प्रेम से मिलकर के एक दूसरे के साथ गप मारना ही लक्ष्य था। जेडीयू ने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर के अपने सांसद गिरधारी यादव की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की है। गिरधारी यादव पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहने का आरोप है। हालांकि गिरधारी यादव ने आरोपों को नकार दिया है। ये कहा है कि लोकसभा स्पीकर से जब नोटिस आएगा तो जवाब दूंगा।
गिरिधारी यादव बांका से जेडीयू के सांसद हैं। जेडीयू की ओर से स्पीकर को पत्र लिखकर अपने ही सांसद गिरिधारी यादव की लोकसभा सदस्यता खत्म करने की मांग की गई है। गिरिधारी यादव पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। मुझे लगता है इससे पहले भी जो उनका लाइन सब रहा है, एसआईआर पर भी इतना बड़ा चुनाव हुआ बिहार में और एक कंप्लेंट चुनाव पर नहीं हुआ। 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार जयप्रकाश नारायण यादव को 1,03,000 वोटों से हराकर गिरिधारी यादव बांका से जेडीयू के सांसद बने थे। लेकिन महज 2 साल बाद उसी जेडीयू ने गिरिधारी यादव पर पार्टी विरोधी काम करने का आरोप लगाया है। लोकसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता दिलेश्वर कामैत ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात कर गिरिधारी यादव की संसद सदस्यता खत्म करने की मांग की और इसके लिए औपचारिक पत्र भी उन्हें सौंपा है। राजद का कैंडिडेट था और एनडीए के कैंडिडेट के विरुद्ध में उन्होंने प्रचार किया और अपने पुत्र के फेवर में उन्होंने प्रचार करने का काम किया। गिरिधारी यादव पर आरोप है कि उन्होंने 2025 के चुनाव में बेटे चाणक्य प्रकाश रंजन को आरजेडी के टिकट पर बांका के बेलहर सीट से विधानसभा चुनाव लड़वाया और पुत्र मोह में पार्टी के विरोध में जाकर आरजेडी उम्मीदवार के लिए प्रचार किया। उसके आधार पर जो साक्ष्य मिले थे, उन साक्ष्यों के आधार पर जो हमारे संसदीय दल के नेता हैं दिलेश्वर कामत जी ने आवेदन दिया है। हालांकि गिरिधारी यादव ने आरोपों को नकार दिया है और कहा है कि लोकसभा स्पीकर से जब नोटिस आएगा तो जवाब दूंगा। के लिए आपने प्रचार किया? बेटा सबका स्वतंत्र है, मेरा बेटा बालिग है, ऐसा कोई नाबालिग थोड़े उसको लेकर साथ साथ चलेंगे। वो स्वतंत्र है, उसमें क्या, लोकतंत्र में स्वतंत्र है। इसमें गिरिधारी यादव पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर जेडीयू की ओर से सदस्यता खत्म करने की मांग पर आरजेडी सांसद मीसा भारती कहती हैं कि ये जेडीयू का अंदरूनी मसला है। वैसे गिरिधारी यादव का लड़का वयस्क है और सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। ऐसे तो बहुत सारे बिहार में नेता हैं जो आरजेडी के लिए प्रचार कर रहे थे, एनडीए के बहुत सारे नेता हैं। आप कहेंगे तो लिस्ट जारी अगले बार हम कर देंगे। जबकि पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि बेटे के लिए प्रचार करना गलत नहीं, उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई काम नहीं किया है। मैं कहीं और गए हों तो जरूर उनको बताना चाहिए, यदि बेटे के लिए गए हों तो ये गलत नहीं हो। गिरिधारी यादव को पहले ही पार्टी की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी कर अगले 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया था। लेकिन अब मामला सिर्फ नोटिस तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीधे उनकी संसदीय सदस्यता पर खतरे की तलवार लटक गई। सबकी नजर गिरिधारी यादव के जवाब और स्पीकर के फैसले पर टिकी है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और सिवान में एक बार फिर कानून और अपराध आमने सामने आ गए हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ ने साफ कर दिया है कि अब खामोश नहीं, सीधा जवाब मिलेगा। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है। दोनों अपराधियों को इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। इस रिपोर्ट में आपको ये पूरा मामला दिखाते हैं। पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों का एनकाउंटर, कानून का वार, बदमाश लाचार। सीवान का बसंतपुर थाना क्षेत्र, लहेजी गांव, सड़कें सुनसान और भोर का समय। अचानक सुनाई दी गोलियों की तड़तड़ाहट। ये वो समय था जब बदमाश अपनी खौफनाक मंशा के साथ निकले थे। लेकिन इस बार सामने थी तैयार पुलिस। जैसे ही पुलिस ने घेरा, बदमाशों ने भागने की कोशिश की और फिर शुरू हो गई गोलियों की गूंज। पहले पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि 2 अपराधी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहे हैं। पुलिस ने आव देखा न ताव, निकल पड़े इन बदमाशों को रोकने। पुलिस को देखते ही इन बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी। लेकिन बिहार पुलिस के बहादुर जवान एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटे। जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लग गई। कल रात को बसंतपुर थाना को गुप्त सूचना मिली थी कि सिसई मोड़ के आगे जाकर के कुछ अपराधी अपराध करने की नियत से वहां आने वाले हैं। इसी क्रम में बसंतपुर थाना के द्वारा बाइक चेकिंग प्रारंभ की गई। बसंतपुर थाना की गश्ती को देख करके
उक्त अपराधियों ने थाना के पदाधिकारी और कर्मी सिपाही पर फायरिंग स्टार्ट कर दिया। इसी क्रम में थाना के पदाधिकारियों द्वारा कंट्रोल्ड फायरिंग की गई, उनको रुकने की चेतावनी दी गई। इस क्रम में 2 लोगों को गोली लगी है। ये वही बदमाश हैं जो बेकसूरों को लूटकर परिवारों की नींद हराम करते हैं, समाज में डर फैलाते हैं, जो मासूमों की जिंदगी से खेलते हैं, अब अस्पताल के बिस्तर पर कराह रहे हैं। कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अब जब सरकार कानून व्यवस्था ठीक कर रही है, प्रशासन ऑन द स्पॉट एक्शन ले रहा है, तो विपक्ष के नेता क्यों तंज कस रहे हैं? तेजस्वी यादव को सुनिए। पुलिस पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। प्रशासन का, यहाँ के सरकार का इकबाल जो है खत्म हो चुका है। कोई कंट्रोल पुलिस पे नहीं रह चुका है। अराजकता का माहौल पूरी जगह, पूरे बिहार में भरा हुआ है। सीवान की ये मुठभेड़ सिर्फ एक कार्रवाई नहीं बल्कि एक संदेश है, जो कानून से टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। बदमाशों की कहानी यहीं खत्म होनी चाहिए और समाज की शांति की नई शुरुआत भी होनी चाहिए। न्यूज 18 के लिए सीवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की ओर से लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे बयान के बाद अब सियासी घमासान जारी है। देखिए, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की सक्रियता पर खुशी जताई है, साथ ही गृह मंत्री की ओर से कड़ी कार्रवाई का दावा भी किया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने जांच के बाद कड़े एक्शन की बात कही है, तो कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर ने बिहार में सरकार नाम की चीज नहीं होने का दावा किया है और एनडीए पर निशाना साधा है। प्रतिपक्ष अपना टूर समाप्त कर करके अपने दायित्व का निर्वहन करने आए हैं और प्रतिपक्ष को घूमना ही चाहिए, जनता के समस्याओं के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। हमारे गृह मंत्री जी बहुत बारीकी से इस तरह के घटनाओं पर एक्शन ले रहे हैं, काम कर रहे हैं। जो भी उनकी शिकायत होगी उसका समाधान भी होगा। दोनों पक्ष की ओर से जो भी सत्य है दोनों का अनुसंधान किया जाएगा। आपके बयान और आपके ट्वीट की प्रतीक्षा माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार में नहीं होती है। अपराध करोगे, चाहे पुलिस वाला रहो, चाहे सामान्य नागरिक रहो, रसूखदार रहो, कानूनन कार्रवाई विधि सम्मत होगा। मुख्यमंत्री मिलिए नहीं रहा है। अगर कोई सरकार है तो लोग आके बता दे कि अगला मुख्यमंत्री कौन है। इस मुख्यमंत्री को तो ठिकाना लगा दिया, चिड़ियाखाना से एक बच्चा को लाके डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। बिहार को नीतीश कुमार, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने बर्बाद करके रख दिया है। देखिए, खबर अब मुजफ्फरपुर से आपको बताते हैं, जहां गायघाट थाना क्षेत्र के चोरनिया गांव में हुए गोलीकांड में मृतक जगतवीर राय के परिजनों से मिलने के लिए बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया और साथ ही मुजफ्फरपुर के एक बड़े नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि वो खुद को मुजफ्फरपुर का मुख्यमंत्री समझते हैं, उनका संरक्षण मिल रहा है। फिलहाल जनता धैर्य बनाए हुए है, लेकिन अगर लोग सड़कों पर उतर गए तो स्थिति संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा कि पुलिस इस मामले में लीपापोती करने की कोशिश कर रही है। पूरी तरीके से प्रशासन जो है लीपापोती में लगी हुई है। जो थानेदार जो दारू पी करके निर्दोष पे गोली चलाए, उसको अविलंब जो है गिरफ्तार करके उसको कड़ी से कड़ी सजा जो है प्रशासन को दिलाना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि जो मुजफ्फरपुर के जो मुख्यमंत्री अपने आप को समझते हैं, उनका संरक्षण उनको प्राप्त है। जनता धैर्य बनाई हुई है, जनता न्याय चाहती है और जनता अगर सड़क पर आ जाए, अभी अनुशासित ढंग से आवाज उठा रही है, अगर सड़क पर आ जाएगा जनता तो उन लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। सुपौल से इस वक्त एक बड़ी खबर, फर्जी सिम बॉक्स से जुड़ा हुआ एक मामला है। देखिए, यहां पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। ईओयू ने इस मामले का खुलासा किया। फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज से जुड़े हुए कई लोग गिरफ्तार हुए थे। सुपौल के गयासपुर में छापेमारी करके 8 लोगों को पकड़ा गया था। गिरफ्तार आरोपियों में हर्षित भी शामिल। अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी से जुड़े हुए तार मिले थे। अब पूरे मामले की जांच में सीबीआई जुटी हुई है। ये पूरा जांच पड़ताल सीबीआई ने अपने हाथ में ले लिया है। तो छापेमारी करके 8 लोगों को पकड़ा गया था। सुपौल का ये मामला है।
फर्जी सिम बॉक्स से जुड़ा हुआ ये मामला। एफआईआर दर्ज की गई है इस मामले में सीबीआई की तरफ से और ईओयू ने दरअसल इस मामले का खुलासा किया था। तो फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज से कई लोगों के संपर्क होने की खबर मिली है। ऐसे में 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और भी इसमें कितने लोगों की संलिप्तता है, कहां का नेटवर्क इसका जुड़ा हुआ है, जांच पड़ताल करने में सीबीआई जुटी। और बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब बिजली का बिल पूरे दिन एक जैसा नहीं रहेगा, बल्कि समय के अनुसार इसे तय किया जाएगा। नए फैसले के तहत दिन में बिजली सस्ती और शाम के पीक आवर में महंगी हो जाएगी। ये व्यवस्था खास तौर पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं पर लागू होगी और धीरे धीरे बड़े लोड वाले अन्य उपभोक्ताओं पर भी प्रभाव डालेगी। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में 125 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ उठा रहे लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब बिजली का बिल पूरे दिन एक जैसा नहीं रहेगा, बल्कि समय के अनुसार तय होगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनियों की याचिका स्वीकार कर ली है, जिसके मुताबिक कंज्यूमर्स के लिए अब टाइम ऑफ डे यानी टीओडी टैरिफ लागू होगा। 1 अप्रैल 2026 से स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगे 87 लाख से ज्यादा घरेलू, व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए बिजली खपत का समय तय करेगा कि बिल कितना आएगा। बिजली बिल के नए नियम के मुताबिक दिन में सस्ती, रात में बिजली महंगी होगी। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक 80% राशि चुकानी होगी, जबकि शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक 120% की राशि चुकानी होगी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 110% की राशि होगी, जबकि रात 11 बजे से सुबह 9 बजे तक राशि सामान्य रहने वाली है। पीक आवर में घरेलू उपभोक्ताओं से 10% ज्यादा शुल्क वसूला जाएगा। पीक आवर में गैर घरेलू उपभोक्ताओं से 20% ज्यादा शुल्क लिया जाएगा। हालांकि कृषि कनेक्शन नए बिजली नियम से बाहर होंगे। टाइम ऑफ डे टैरिफ व्यवस्था को लागू करने का मकसद उपभोक्ताओं को बिजली उपयोग का समय बदलने के लिए प्रोत्साहित करना है, ताकि पीक आवर में लोड कम किया जा सके। ऊर्जा विभाग का मानना है कि दिन के समय खासकर सोलर ऊर्जा की उपलब्धता ज्यादा होती है, जिससे बिजली उत्पादन सस्ता पड़ता है, इसलिए दिन में दर कम रखी गई। वहीं शाम के समय मांग बढ़ने के कारण दरें बढ़ाई गई हैं, ताकि उपभोक्ता अपनी खपत को संतुलित करें। बता दें, बिहार में 2 करोड़ 21 लाख बिजली उपभोक्ता हैं। सरकार के नए फैसले का असर इन लाखों परिवारों पर पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पत्नी के साथ चल रहे तलाक केस में भोजपुरी फिल्म स्टार पवन सिंह आरा के फैमिली कोर्ट में पेश हुए, जबकि ज्योति सिंह कोर्ट में नहीं पहुंची, जिसकी वजह से जज ने सुनवाई के लिए अगली तारीख दी। पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार, जिसकी एक झलक पाने को फैंस बेताब रहते हैं। पवन सिंह भोजपुरी फिल्मों का ऐसा सुपरस्टार जिसको बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक बनाती है। पवन सिंह की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि वो जहां जहां चुनाव प्रचार करने गए, रोड शो किया, वहां वहां पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने में पसीने छूट गए। लेकिन पवन सिंह जितने पॉपुलर हैं, उतने ही विवादित भी। पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहे तलाक केस में बुधवार को पवन सिंह आरा के फैमिली कोर्ट पहुंचे, जहां इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट परिसर के अंदर और बाहर फैंस की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। पवन सिंह करीब 40 मिनट से ज्यादा समय तक कोर्ट में रहने के बाद बाहर निकले। सुनवाई के दौरान पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह कोर्ट नहीं पहुंची, जिसकी वजह से जज ने अगली तारीख मुकर्रर कर दी। इस मामले में 11 फरवरी को भी सुनवाई हुई थी। तब ज्योति सिंह कोर्ट पहुंची थी, लेकिन पवन सिंह बीमारी का हवाला देकर नहीं पहुंचे थे। बता दें कि 6 मार्च 2008 को भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादी उत्तर प्रदेश के बलिया के एक होटल में हुई थी। ये पवन सिंह की दूसरी शादी थी, लेकिन विवाह के कुछ महीनों बाद ही दोनों के रिश्तों में खटास आ गई और बात तलाक को लेकर कोर्ट तक पहुंच गई। अब देखना होगा अगली तारीख पर दोनों पति पत्नी पहुंच पाते हैं या फिर से कोई नई तारीख मिलती है। न्यूज़ 18 के लिए आरा से चंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए वक्त हो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।